हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 6 क्लास हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसके नेक्स्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं मैं वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लंबा है और बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके जो पहले के 3 पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट्स की वीडियोज़ हैं, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ऑनलाइन एजुकेशन इसी चैनल पर। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, 4-5 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अर्लीस्ट लोग जो हैं, हम किन लोगों को अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, वो जानवरों का शिकार करते थे, उनको मारते थे और उसके बाद उनको खाते थे। उनको आग के बारे में कोई इल्म नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, और वो उनको कच्चा ही खाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता से फिर उनको क्रॉप्स के बारे में पता चला। पहले उनको क्रॉप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से उनको उसके बारे में भी पता चला, और उसके बाद उनको फायर के बारे में पता चला, आग के बारे में पता चला, और उसके बाद उन्होंने उस आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि क्लाइमेट में चेंजेस आई। पहले क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड हुआ करता था, क्योंकि अर्थ जो थी वो सन की हीट को अच्छी तरह से ट्रैप नहीं कर पाती थी। उसके बाद 12 साल पहले जब क्लाइमेट में चेंजेस आई, तो वो कोल्ड क्लाइमेट से वार्म क्लाइमेट की तरफ शिफ्ट हुआ। जब वार्म क्लाइमेट आया तो उससे जो ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, वो पिघल गए, और जब वो पिघल गए तो उससे ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। अब जब ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उन्होंने ग्रासलैंड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ग्रासलैंड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो जो अर्लीस्ट लोग थे उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉलो करना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि वो उन पर ही डिपेंड थे। तो जब वो उनको फॉलो करते थे तो उन्होंने उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनको उनके फूड हैबिट्स के बारे में पता चला। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, जो ग्रेन बियरिंग प्लांट्स हैं, मतलब नेचुरली ग्रेन बियरिंग प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो गए। तो जब वो ग्रो होने शुरू हो गए तो लोगों ने उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। जब उनको उनके बारे में पता चला तो उन्होंने फिर क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्हें जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और उसके बाद जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, और जो प्लांट्स है उनको भी ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो फार्मर बन गए, मतलब फार्मिंग की शुरुआत भी हो गई। पहले उनको कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ शिकार करते थे, लेकिन अब वो फार्मिंग तक पहुंच गए। अब वो फार्मिंग करने लगे, अब वो खुद से प्लांट्स को ग्रो करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो फार्मिंग करने लगे तो उनकी लाइफ जो थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। अब जो जानवर थे, जो वाइल्ड एनिमल थे, जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने उनके बारे में पता किया और उनको पालना शुरू कर दिया। अब सबसे पहला जानवर जो उन्होंने पाला वो डॉग था। अब क्वेश्चन ये है कि डॉग्स फर्स्ट एनिमल जो था, वो उन्होंने डॉग्स को ही क्यों पहले पाला। दूसरे जानवरों को भी वो पाल सकते, लेकिन उन्होंने डॉग को ही पहले क्यों पाला। वो इसलिए पाला ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन करे। अब जो वो खेती बाड़ी करते थे तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, ताकि कोई दूसरा इंसान उनकी चोरी ना करे, या कोई जानवर उनकी खेत को तबाह ना करे। तो इसलिए उनने डॉग को ही पहले पाला। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है रियरिंग एनिमल्स, और थर्ड टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, और उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो इन सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ एक साइट से है जहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के रिलेटेड। बुर्ज होम है, ये कुछ साइट्स हैं, इन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक कि इनसे हमें किस किस्म के एविडेंसेस मिलते हैं। अगर एविडेंसेस मिलते हैं तो वो किसके रिलेटेड मिलते हैं, और ये साइट्स ये कहाँ पर लोकेटेड हैं।
इन सारी चीज़ों पर अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी इन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको एज एक स्टोरी फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका। जब वो फार्मर बन गए, जब उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो उसके बाद वाली उनकी ज़िंदगी कैसी रही, क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सारी चीज़ों का उनके जीवन पर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई बीज बोते हैं या कोई प्लांट्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें टाइम लगता है। कभी कभी कई दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं या कभी कभी कुछ साल भी लगते हैं और तब जाके वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने शाम को कोई बीज बो दिया और सुबह उससे पौधा निकल आया। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ में टाइम लगता है और इसमें पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अर्लिएस्ट लोग जो थे उनको भी पेशेंस रखने पड़ते, उनको एक जगह स्टे करना पड़ता था। अब जब उनको क्रॉप्स उगाने थे, अब जब उनको बीज बोना था, जैसे बार्ले था, वीट था, राइस था, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो थी, इन सारी चीज़ों ने उनको मजबूर किया था एक जगह सेटल होने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के कारण वो एक जगह रहते थे। अब अगर उनने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया या जानवरों को रखना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, तो इन सारी चीज़ों को देखभाल करने के लिए उनको एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। जैसे पौधे लगाए तो उनको पानी भी देना है, उनकी वीडिंग भी करनी है, कहीं वहाँ पर जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो उनके साथ ग्रो ना हो, उनको भी निकालना था। उसके बाद जो दूसरे जानवर, जंगली जानवर हैं या परिंदे हैं, वो उनके खेत को तबाह ना करें। इन सारी चीज़ों को बचाने, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए अपने प्लांट्स और जानवरों को उनको एक जगह पर ही रहना पड़ता था। जब तक ना वो ग्रेन उनका राइपन्ड हो जाए, पक जाए, तब तक उनको एक जगह पर ही रहना पड़ता था। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। और उसके बाद जो ग्रेन उनके पास आता था उसको वो बहुत ही ध्यान से उसका इस्तेमाल करते थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अब उनके पास ग्रेन भी आ गया, उसके पास सीड थे, उनके पास फूड था। तो फूड के लिए, खाने के लिए जो ग्रेन उनके पास था उसको स्टोर करना था, या सीड बीज को स्टोर करना था ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर से ग्रो कर सकें उसको। इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को स्टोर करें। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्हें मिट्टी के बर्तन को बनाना शुरू कर दिया, बास्केट को बुनना शुरू कर दिया और ग्राउंड के अंदर पिट्स को बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो इन सारी चीज़ों को स्टोर कर लें। उसके बाद आने वाले कल में, फ्यूचर में, वो इनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। इसलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दिया। कहाँ शुरू कर दिया स्टोर करना? तो पिट्स के अंदर, जो ज़मीन के अंदर उन्होंने खोदाई की और वहाँ पर पिट्स बनाए, उनके अंदर, और कुछ मिट्टी के बर्तनों के अंदर। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स? तो क्या आपको लगता है कि हंटर गैदरर्स जो थे उन्होंने भी इन पोट्स को बनाया, उनका इस्तेमाल किया? तो लोग जो थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वही बाद में फार्मर बन गए। तो यस कि उन्होंने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इनको यूज़ करना शुरू कर दिया, इनको बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कब? जब वो हंटर गैदरर्स की स्टेज से आकर वो फार्मिंग पे आ गए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट का टॉपिक हमारा है रेयरिंग एनिमल्स। तो उसके बाद उन्हें जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, उनकी देखभाल भी करनी शुरू कर दी थी। So animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. उसके बाद जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, एक जगह बांध के रखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मेल और फीमेल दोनों को इकट्ठा रखा। तो जिससे उनकी पॉपुलेशन जो थी, उनकी नंबरिंग जो थी जानवरों की, वो भी नेचुरली इंक्रीज़ होने लगी। क्योंकि जब आप किसी मेल और फीमेल को साथ में रखते हैं तो तब जाके उनकी जो नंबरिंग होती है, उनकी जो पॉपुलेशन होती है, वो नेचुरली ग्रो होती है। उसके बाद वो अगर उन जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे तो वो उनको दूध भी देते थे। और कभी कभी जब उनके पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, कोई ग्रेन्स नहीं होता था, तो तब जाके वो उन जानवरों को मारकर उनको खाते भी थे। In other words, animals that are reared can be used as a store of food। और अगर हम दूसरे
वर्ड्स में देखें तो एनिमल्स दैट आर रेयर्ड, जिनको रेयर्ड किया जाता था, दे कैन बी यूज्ड, और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ स्टोर ऑफ फूड, मतलब स्टोर ऑफ फूड की तरह भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कभी कभी वो फूड्स को स्टोर करते थे जानवरों के लिए, और कभी कभी वो खुद के लिए भी, मतलब दोनों चीज़ों के लिए, खुद के लिए भी और जानवरों के लिए भी फूड, और जानवरों के लिए भी चारा और खुद के लिए भी फूड को वो स्टोर करते थे। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, तो खाने के अलावा और कौन सी चीज़ें थी, कौन से ऐसे बेनिफिट्स थे, फ़ायदे थे जो उनको जानवरों से मिलते थे। वो ये थे, क्योंकि जब एक जगह से आप दूसरी जगह मूव करोगे ना, तो आपके पास अगर कोई व्हीकल्स नहीं है, आपके पास जो जानवर हैं, तो उस सामान को आप उनके ऊपर रख कर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इजली आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने घोड़े पाले हैं तो उन पर आप सवारी भी कर सकते हैं, और उनके ऊपर आप सामान भी लाद सकते हैं, और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे अगर हम डॉग की बात करें, तो डॉग को उनने पाला था, उससे उनको ये फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी वो प्रोटेक्ट होती थी, वो इन सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन करता था। और आज हम एनिमलों का क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदे हैं एनिमलों के, जानवरों के क्या फ़ायदे हैं, ये सब आपको पता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। उसके बाद जो फर्स्ट फार्मर्स और हेडर्स है, इसके बारे में पता करना, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। टर्न टू मैप 2 पेज 12, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स और हेडर्स। तो अर्ली फार्मर्स और हेडर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंसेस फाइंड आउट किए हैं, कुछ एविडेंसेस निकाले हैं, उनसे हमें अर्ली फार्मर्स और हेडर्स के बारे में पता चलता है। वो कहाँ कैसे पता चलता है, तो मैप है यहाँ पर पेज नंबर 12 पे, वहाँ पर कुछ साइट्स दी गई हैं जो कि ब्लू स्क्वायर्स में, मतलब ब्लू मार्क्स मार्क्स किए गए हैं ब्लू कलर से। तो वहाँ पर हम जाएंगे, उसको हम देखेंगे, तो वहाँ पर कुछ साइटें जो है, उन साइटों से पता चलता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर गए हैं, उन साइटों से उनको कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो उनसे हमें पता चलता है अर्ली फार्मर्स और हेरिटेज के बारे में। तो अभी हम देखते हैं मैप को, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये यहाँ पर मैप्स है, यहाँ पर ये मेहरगढ़ है, क्योंकि ये जो है ब्लू कलर से मार्क की गई है। तो ब्लू कलर से जो भी मार्क की गई है वो ऐसी साइट्स है जहाँ से हमें पता चलता है फर्स्ट अर्ली, मतलब अर्लियर जो फार्मर्स थे और हेडर्स थे, उनके बारे में हमें पता चलता है कि उन्होंने इन साइटों पर पहले क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था, वो फर्स्ट फार्मर थे और हेडर्स थे। तो मेहरगढ़ है, बुर्ज़होम है, उसके बाद चिरंड है, उसके बाद जितनी भी ब्लू कलर से मार्क की गई साइट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमें उनसे हमें एविडेंस मिलता है फर्स्ट फार्मर्स और हेरिटेज के बारे में। एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दूसरी बात कि ये जो साइट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में। अगर यूपीएससी की बात करें, हम जेकेपीएससी की बात करें, तो इन सारे एग्ज़ामों में इन पर पहले ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो आप चेक कर लेना, उन पर आपको ज़रूर मिलेंगे कि बुर्ज़होम, मेहरगढ़, चिरंड, जो ये साइट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी उम्मीद की जाती है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो किस तरह के एविडेंस हमें मिलते हैं बुर्ज़होम में और मेहरगढ़ में और चिरंड में या बाकी साइटों पर, इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। और ये किसके रिलेटेड हैं, एविडेंस से क्या मिलता है, किसके रिलेटेड हैं वो एविडेंसेस, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। अब ये जो साइट हैं, ये सब कंटिनेंट मतलब पूरे सब कंटिनेंट में पाई जाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, एंड इन द ईस्ट एंड साउथ, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी पाए जाते हैं। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स और हेडर्स, ये पता करने के लिए, ये जो साइट्स हैं, क्या ये सेटलमेंट्स थी फार्मर और हेडर की या नहीं, ये पता करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उनने जो एनिमल्स बोन्स और प्लांट्स के एविडेंसेस मिले हैं उनकी स्टडी की, और उनसे उनको पता चला कि यस, ये जो साइट्स थी ये सेटलमेंट्स थी फार्मर्स और हेडर की। यहाँ पर फार्मर्स और हेडर्स रहते थे, वो यहाँ पर सेटल्ड थे, और यहाँ पर वो फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे। One of the most exciting finds includes remains of burnt grain। तो एक मोस्ट एक्साइटिंग जो हमारे पास एक एविडेंस है, जो साइट्स है, जो जो हमें कुछ मिला है, यहाँ से एविडेंस मिला है, वो ये मिला है कि हमें बर्न्ट ग्रेन मिला है, जला हुआ अनाज मिला है।
तो उससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। अब ये जो अनाज कैसे जला है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या तो कुछ एक्सीडेंटली कुछ हुआ है या किसी पर्पज़ से इनको जलाया गया है। साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, अब साइंटिस्ट इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत सारे ग्रेन्स को सब कंटिनेंट के अलग अलग हिस्सों में ग्रो किया जाता है। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग जानवरों के बोन्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई भी किया, तो उनसे ये पता चला कि शिकार जो करते थे लोग, अब ऐसा नहीं है कि उनने शिकार करना पूरी तरह से छोड़ दिया, वो अब भी शिकार करते थे लेकिन कम शिकार करते थे, क्योंकि हमें वहाँ पर बोन्स मिले हैं जानवरों की, तो उससे हमें ये पता चला कि लोग जो थे शिकार अब भी करते थे, उनने शिकार करना पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। उसके बाद हमारे पास है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, उसके बाद लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ की तरफ उनने मूव ऑन करना शुरू किया, मतलब उनने एक जगह रहना शुरू कर दिया, उन्हें घर बनाने शुरू कर दिए, उनने घरों में रहना शुरू कर दिया, कुछ छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। ये हमें कैसे पता चला, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वो बुरज़हों में गए, बुरज़हों में एक साइट है कश्मीर के अंदर, जब वहाँ पर गए तो उनको वहाँ पर छोटी सी झोंपड़ियाँ मिली, छोटे छोटे घर मिले, तो उनमें उनको पिट हाउसेस मिले, जो अंडरग्राउंड उनको घर मिले, और उसके बाद उनमें एक सीढ़ी मिली जिससे वो नीचे के लिए जाते थे, मतलब अंडरग्राउंड में जाते थे, उसके बाद ऊपर के लिए चढ़ते थे। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो यहाँ पर रहते थे, वो सेटल्ड लाइफ यहाँ पर गुजारते थे, उसके बाद साथ में वो एक फार्मिंग भी करते थे। अब ये जो अंडरग्राउंड्स थे, ये जो घर उनने बनाए थे, ये उनको सर्दी से बचाते थे और गर्मी से बचाते थे। तो उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर कुछ मतलब पोट्स मिले हैं, कुकिंग पोट्स मिले हैं, मतलब बर्तन मिले हैं खाने पकाने के, लेकिन वो बर्तन उनको ग्राउंड के अंदर भी मिले और ग्राउंड के बाहर मिले हैं। अब जो हट्स हैं, झोंपड़ियाँ, उनके अंदर भी मिले हैं और उनके बाहर भी मिले हैं। तो उनसे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि लोग जो थे वो सर्दियों में खुद को ठंड से बचाने के लिए अंदर खाना पकाते थे, उसके बाद गर्मियों में वो बाहर खाना पकाते थे। उसके बाद हमें बहुत सारी साइटें मिलती हैं, बहुत सारी साइटें जो है मतलब स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें बहुत सारी साइटों में मिले हैं, दूसरी साइटों में भी मिले हैं। तो मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो पैलियोलिथिक क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक में लोग जो थे, अर्लिएस्ट पीपल जो थे, वो पहले जब टूल्स बनाते, हथियार बनाते, तो उनके जो टूल्स जो थे वो स्टोन के टूल्स वो बनाते थे, लेकिन उनके जो टूल्स होते थे वो प्रॉपर वे में नहीं होते थे, मतलब वो थोड़े से रफ होते थे, वो अच्छे नहीं होते थे पैलियोलिथिक में। उसके बाद न्यूलिथिक में, न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। न्यूलिथिक में लोग जो थे उनने फार्मिंग करनी भी शुरू कर दी, खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। उसके बाद उनके जो टूल्स थे, अब वो टूल्स बोन के भी थे, हड्डियों के भी थे, स्टोन के भी थे, लेकिन उनके जो टूल थे वो उनसे पैलियोलिथिक से डिफरेंट थे। उन्होंने उनको डेकोरेट करना शुरू कर दिया, उनको तेज़ बनाना शुरू कर दिया, उनको बहुत ही फाइन बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मोर्टार्स और पेसल जो थे उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया, ताकि वो क्रॉप्स को, जो ग्रेन्स हैं उनके पास, उनको ग्राइंड कर सकें, उसको अच्छी तरह से पीस सकें। उसके बाद सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, मतलब हज़ारों साल बाद, टूल्स जो थे पैलियोलिथिक टाइप्स के कंटिन्यू टू बी मेड, वो फिर भी कंटिन्यू ही रहे और उनका इस्तेमाल फिर भी होने लगा। ये नहीं कि उनको ख़त्म ही किया, लेकिन उनका इस्तेमाल फिर भी होने लगा कुछ हज़ारों साल, मतलब कई हज़ारों साल बाद। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन्स, लेकिन कुछ औजार जो थे, कुछ हथियार जो थे, वो हड्डियों के भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पर न्यू स्टोन टूल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू स्टोन टूल्स दिए गए हैं। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, तो अलग अलग किस्म के जो अर्थन पोट्स हैं, मिट्टी के बर्तन जो है वो भी पाए गए हैं। तो कभी कभी उनको डेकोरेट किया जाता था और उसके बाद उनको चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता था, मतलब उनका इस्तेमाल जो था, जैसे आपके पास चावल है तो चावल को स्टोर करके रखना है बर्तन में, कोई गेहूँ है तो गेहूँ को स्टोर करके रखना है बर्तन में, तो इस तरह से वो उनका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद लोगों ने पोट्स को बनाना शुरू कर दिया, कुकिंग फूड, खाना तैयार करने के लिए पोट्स का इस्तेमाल भी किया। उसके बाद स्पेशली ग्रेन्स के लिए, जैसे चावल के लिए, गेहूं के लिए, लेंटिल्स के लिए, जो कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है डाइट का। इसके अलावा लोगों ने कपड़ों को बुनना शुरू कर दिया, अलग अलग किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल करके, कॉटन का इस्तेमाल करके उन्होंने कपड़ों को बुनना शुरू कर दिया। अब पहले, आज अब लोगों में कितनी डेवलपमेंट आ गई थी, पहले लोग जो थे वो जानवरों
का खाल जो थे, उनकी चमड़ी जो थी, उनको उतार कर उसको पहना करते थे। लेकिन अब लोगों ने कॉटन को ग्रो करना शुरू कर दिया, उससे कपड़ों को खुद बुनना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्किल भी आ गया, स्किल भी डेवलप हो गया, तो वो डेवलपमेंट की स्टेज के टुवर्ड्स वो जा रहे थे। तो उसके बाद डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या हर जगह पूरी तरह से एक बार मतलब सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, सारी सारी चीज़ें जो थी वो चेंज हो गई थी, उनमें तब्दीली आ गई थी, हर चीज़ में तब्दीली आ गई थी? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर लोग अब भी शिकार करते थे, और बहुत सारी जगहें थी जहाँ पर लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मतलब मेहरगढ़ में लोगों का जीवन कैसा था, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, और उसके बाद जब वो मरते थे तो उसके बाद उन लोगों को क्या किया जाता था। तो ये साइट जो है ये एक फर्टाइल प्लेन्स में लोकेट थे, मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि ज़रखेज़ है, जहाँ पर क्रॉप्स बहुत सारे आप उगा सकते हैं। बोलन पास के नज़दीक, बोलन पास के नज़दीक। अब पास क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच के का जो दो, एक पहाड़ यहाँ से और दूसरा पहाड़ वहाँ से, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको पास कहा जाता है। तो बोलन पास के नज़दीक ये मेहरगढ़ लोकेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान का। मेहरगढ़ जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना शुरू कर दिया था, और गोट्स और शीप को रेयर करना, पालना शुरू कर दिया था फर्स्ट टाइम इस एरिया के अंदर। और ये एक अर्लीस्ट विलेज है दैट वी नो, जिसके बारे में हमें पता चला है, सबसे अर्लीस्ट विलेज जिसके बारे में हमें पता चला है। एट द एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड। तो इस साइट पर बहुत सारे बोन जो है जानवरों के वो पाए गए थे, और जिससे हमें पता चलता है कि जानवर को यहाँ पर पाला भी जाता था और उसके बाद उनको खाया भी जाता था। जैसे डियर के, पिग के, और बहुत सारे शीप्स और गोट से उनके बोन्स भी पाए गए थे। उसके बाद मेहरगढ़ साइट्स में हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के घर भी मिलते हैं, और इनसे पता चलता है कि लोग जो थे यहाँ पर एक सेटल्ड लाइफ गुजारते थे और घरों में भी रहते थे। और जिस तरह से आज हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर में घर बनाते हैं, इसी तरह से तब भी वो लोग घर बनाते, और उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते थे। मतलब 4 रूम्स हुआ करते थे, और अलग अलग रूम्स होते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रूम्स होते थे। और कुछ रूम्स को वो कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जब लोग मरते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड जो थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, जैसे आज देते हैं, और उसके बाद उनकी देखभाल करते थे। और उनका मानना ये था कि मरने के बाद, डेथ के बाद एक और जीवन होता है। और जिसके कारण जब वो इंसान को दफनाते थे तो वहाँ पर हमें ऐसे एविडेंस भी मिलते थे, कि ऐसे एविडेंस भी हमें वहाँ पर मिले हैं कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ में एक गोट को भी रखा जाता था, ताकि दूसरी दुनिया में इनके लिए कुछ खाना होना चाहिए, ताकि जब उनको भूख लगे दूसरी दुनिया में तो वो इसको खा लें अच्छी तरह से। इसलिए वो उनके साथ एक गोट्स को भी दफनाया करते थे, ताकि वो उसको अच्छी तरह से खा पाएँ। तो इस तरह से ये जर्नी जो हुई थी शुरू फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड तक। तो अब यहाँ पर ये ग्रोइंग फूड मतलब फार्मर्स ने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्हें सेटल लाइफ शुरू कर दिया, और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।